हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम न्यू। क्या इसमें ट्वेल्थ बोर्ड भी कवर होगा? देखो, जेई मेंस का और ट्वेल्थ बोर्ड का सिलेबस सेम है, एग्जैक्टली सेम है यार। तो आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड की तैयारी हो जाएगी, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो जेई की तैयारी भी हो जाएगी। अगर सिर्फ इससे पढ़ें तो बोर्ड्स हो जाएगा, नहीं बेटा, ये क्रैश कोर्स है। इसमें अपन एक ही दिन में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेकिन हाँ, बोर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी रेफर ज़रूर करनी चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून आरपी, गुड आफ्टरनून ईडी। और कौन कौन बच्चे आए हैं आज? ज़रा अपना नाम लिख देना फटाफट से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं आज, ज़रा अपना नाम लिख दो फटाफट से। जवाहर इज़ देयर। हाय जवाहर, हाउ आर यू? जवाहर ने अच्छा इंप्रूव किया भैया रिसेंटली। हर्ष, ओम प्रकाश, वेलकम 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 टू अमेजोन एकेडमी। आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय नियति, प्रकाश, रिंकू, हर्षद। ओके, तो कौन कौन बच्चे हैं आज? ओम प्रकाश, रिंकू, नियति, हर्षद, प्रत्युष, जवाहर और कौन सा पार्ट करवाओगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये कवर करेंगे आज। अपूर भी है। हाय अपूर, हाउ आर यू? चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। आज अपन 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर रखा है इस चैप्टर को फॉर द माइक्रो कोर्स। हेलो हेलो हाय। चलो आज अपन जो भी बातें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बच्चे नए हैं उनके लिए मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दूं कि लाइव क्लास का बेस्ट फ़ायदा उठाने के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। किस तरह का? कि ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, वॉच द कंप्लीट लेक्चर, अटेंड ऑल क्लासेज। इन केस अगर क्लास मिस होती है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। प्रीवियस क्लास टॉपिक ऑब्वियसली रिवाइज करके आना चाहिए, क्योंकि आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 में जो भी अपन ने बेसिक बातें करी थी वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट, डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज, डू नॉट स्पैम इन द क्लास। माई डाउट सेक्शन में आप रिलेटेड टू क्लास कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। क्रोम या फायरफॉक्स में चलाओगे तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी, एंड्रॉइड वर्जन 6 या above में चलाओगे तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी। और हाउ टू आस्क डाउट, देखो, या तो तुम यहीं पे टाइप कर देना अपना डाउट, या तो यहीं पे अपना डाउट टाइप कर देना कि सर ये पार्ट समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर दो, या ये कैसे आया। और या फिर माई डाउट सेक्शन में आप और डिटेल में पूछ सकते हो, ठीक है। इंटरनेट स्पीड 5 Mbps या above हो तो क्लास स्मूथली चलेगी। डीपीपी करके आए होंगे, बता दो फटाफट से क्या डाउट्स हैं डीपीपी में, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं अगर कोई डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। बताना भैया। पिक नहीं भेज पाओगे बेटा डाउट में, आपको टाइप करके ही लिखना पड़ेगा, टाइप करके ही लिखना पड़ेगा जो भी आपका डाउट है वो। फटाफट से बता दो। डीपीपी में अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर बताओ, नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। डीपीपी में कोई डाउट है क्या बच्चों? जो पार्ट 1 था, नहीं है कोई डाउट। और कोई एनीबडी एल्स, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी काफ़ी लो मैंने अपने एंड पे कर रखी है बेटा। पिछले 1-2 क्लासेस से मैंने वीडियो क्वालिटी अपने एंड पे लो करके मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका डेटा कम कंज्यूम हो, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्मेट में। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हो क्या आप? तो यार लेट हो गए ना, टाइम से पूछा करो। चलो मैं क्लास खत्म होने के बाद बता दूंगा ये वाला डाउट, ठीक है। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं ताकि आपका पूरा ध्यान मेरी बातों के ऊपर रहे कि मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। सबसे पहली पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म।
जब टू डायमेंशन में पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म होती है तो क्या करते हैं अपन कि किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप m गिवन है, तो अपन बोलते हैं लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये बात तो हुई टू डायमेंशन की। थ्री डायमेंशन में पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि लाइन की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज दो तरह की चीजें डिफाइन होती हैं। तो अगर आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं और एक पॉइंट दे रखा है, सपोज ये एक फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1 z1 और ये वाला एक वेरिएबल पॉइंट है, तो जैसे 2D ज्योमेट्री में होता था पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, सपोज ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1 z1 और ये कोई वेरिएबल पॉइंट है x y z और ये वाला डिस्टेंस अगर r है और ये लाइन अगर x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो जो ये वाला जो नया कोऑर्डिनेट है x, इस x को अपन लिखते थे x1 प्लस r cos थीटा, याद आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, इस फिक्स्ड पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x1 प्लस r cos थीटा, और cos थीटा अपन जानते हैं कि l के बराबर होता है। cos थीटा यानी x एक्सिस से एंगल, यानी कि अपन कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस r इंटू एल, जो कि उसका डायरेक्शन कोसाइन है x एक्सिस वाला। तो यहां से निकल के आ रहा है कि x माइनस x1 अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू r। समझ गए इतना पार्ट। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम वे में अब आप यूं समझो कि मैं y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट भी y1 प्लस r cos थीटा 2, सपोज ये थीटा 1 का मतलब x एक्सिस से एंगल, थीटा 2 का मतलब y एक्सिस से एंगल, तो यहां से निकल के आएगा y माइनस y1 अपॉन m। क्यों? cos थीटा 2 यानी y एक्सिस के साथ एंगल, जिसको अपन m बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू r। सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन n, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू r। तो सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो निकल के आता है कि x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू r। ऐसा जब भी लिखा हुआ हो तो समझना है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी स्ट्रेट लाइन? जिसके डायरेक्शन कोसाइन l m और n है, और जो x1 y1 z1 इस फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है। तो सोचो r क्या हो गया? r हो गया ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। जैसा 2D ज्योमेट्री में पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होती है, सिमिलरली इस तरह भी हमने r डिस्टेंस पे पॉइंट माने, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर कॉस थीटा 2, z1 प्लस आर कॉस थीटा 3, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 x y और z एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल है, और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3। तो काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि इस तरह का जब भी आपको दिखे तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन कोसाइन l, m, n है, और r जो है वो एक डिस्टेंस का काम कर रहा है। तो पॉइंट अगर ऊपर लाई कर रहा होगा तो r की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉइंट अगर नीचे लाई कर रहा होगा तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दूसरी काम की बात, x की वैल्यू क्या निकाली थी अपन? x की वैल्यू निकाली थी x1 प्लस l इंटू आर। तो एक काम करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख के बताता हूं कि इस लाइन पे कभी अगर आपको वेरिएबल पॉइंट लेना हुआ तो क्या ले सकते हैं। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है? x1 प्लस आर एल, तो x1 प्लस आर एल कॉमा y1 प्लस आर एम कॉमा z1 प्लस आर एन। कभी इस पॉइंट, इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लेना हो एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द फिक्स्ड गिवन पॉइंट, ये फिक्स्ड गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना हो, तो x1 प्लस आर इंटू एल, y1 प्लस आर इंटू एम और z1 प्लस आर इंटू एन ले लेना, काम चल जाएगा। चैट को मैंने ऑन किया है। अगर ये सारा कुछ क्लियर है तो फटाफट से यस लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई दिक्कत है किसी पार्ट में तो फटाफट से दोबारा बता दो, बताओ जरा। अगर क्लियर हो तो यस लिखना, आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई इमोजी या कोई स्माइली भेजते हैं तो मुझे वो दिखाई नहीं देती है, मुझे खाली बॉक्स बना हुआ दिखता है, इसलिए आप मैसेज टाइप कर दो यस 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 यस। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन द सेम वे अगर लाइन के डी आर गिवन है तो सेम इक्वेशन आ जाएगी क्या? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी।
और तीन चीजें जब भी बराबर होती है अपन बोलते हैं लैम्डा ले लो इसको। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है और जिसके dr है a, b, c। अब की बार ये लैम्डा कोई पैरामीटर है, ये लैम्डा अब की बार डिस्टेंस का काम नहीं करेगा। डिस्टेंस का काम सिर्फ तभी होगा जब ए बी सी की जगह एल एम एन यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। 99% ऑफ द केसेस में डायरेक्शन रेशियो ही गिवन होंगे, यानी कि मैक्सिमम केसेस में आपको ये वाली फॉर्म ही यूज में आने वाली है। तो ये वाली फॉर्म अगर यूज में आने वाली है तो यहां से x क्या निकला है x1 प्लस ए लैम्डा, y क्या निकला y1 प्लस बी लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, और z क्या निकला z1 प्लस सी लैम्डा। बहुत 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 ही ज्यादा काम की बात है ये कि अगर किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट लेना हो, जल्दीबाजी क्या करते हैं a, b, c मान लिया, x, y, z मान लिया ना। ऐसा पॉइंट मानना x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा, ये पॉइंट मानना क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि है लैम्डा। नो नो, r इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस गिवन फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, ये वाला। क्लियर? तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से डाउट पूछना, क्लियर हो तो यस लिखना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से बताओ। ये वाली फॉर्मेट भी क्लियर होगी ना? बड़ी आसान है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो अगली बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जब लाइन x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दोनों से पास हो रही है तो देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट और दूसरा लाइन के dr। तो पॉइंट तो मुझे बतेरे दे रखे हैं, x1 y1 z1 भी दे रखा है, x2 y2 z2 भी दे रखा है, मुझे सिर्फ dr चाहिए। dr का मतलब इस लाइन की डायरेक्शन में कोई वेक्टर मिल जाए तो वहां से तो dr निकल जाएंगे। तो ये वाला वेक्टर अगर निकालोगे तो क्या बनेगा? ये वेक्टर बनेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यानी कि लाइन के dr अगर मुझे निकालने हुए तो बड़े आराम से निकल गए, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो अब मैं लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं, क्या? x माइनस x1 अपॉन a का मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b का मतलब y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c का मतलब z2 माइनस z1। ये बन गई फिर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दो फिक्स पॉइंटों से पास हो रही है। सर अगर मैं x1 y1 और z1 की जगह x2 y2 z2 लेता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, वो भी सेम ही लाइन की इक्वेशन आएगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे x1 y1 z1 ले लो, चाहे x2 y2 z2 ले लो। क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हो तो यस लिखना, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। टू पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंटों से पास हो रही हो, या फिर स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। थ्री डायमेंशन में स्लोप का मतलब होता है या तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो या डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना अगर ध्यान रख लोगे ना कि कोई वेरिएबल पॉइंट लैम्डा की टर्म्स में कैसे लिखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बहुत 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 ही सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं जरा आप सही जवाब निकालते हो या हमेशा की तरह कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो आप लोग, ध्यान से करना, ध्यान से। निकालो जरा, शाबाश। प्रीवियस क्वेश्चंस मतलब बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो क्या? प्रीवियस क्वेश्चन से तुम्हारा मतलब नहीं समझा मैं, एनएन। और क्या ये तुम्हारी पहली क्लास है एनएन? इज दिस योर फर्स्ट क्लास? क्या पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्लास को?
चलो, तो तुम्हें पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो इसलिए तुमने देखा नहीं होगा। मोस्टली लेक्चर्स में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जो भी टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है वो मैं डिस्कस करता हूं हमेशा। कभी कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालता हूं पर उसको बताता नहीं हूं कि प्रीवियस ईयर का है, चेक करता हूं कि तुमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आज भी तुम जो क्वेश्चन देखोगे हो सकता है किसी में प्रीवियस ईयर लिखा हुआ हो सकता है किसी में ना लिखा हो। नो बडी नोज कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या नहीं आए हुए, तुम्हारे लिए नए सवाल हैं, तुम ये समझो और चेक करो कि तुम्हारी एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं आ रही है। केई ने आंसर निकाला है कुछ कुछ जो कि मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा है, थोड़ा अधूरा लग रहा है मुझे। निकालो निकालो निकालो, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, निकालो जरा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी लगती है कि ई ने। कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? एक आंसर और निकाला है 1/7 -17/7 3/17। चलो 3/17 को तो मैं 3/7 एज्यूम कर लेता हूँ कि वो 3/7 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी बट स्टिल गड़बड़ करी है कुछ बेटा, गड़बड़ करी है, गड़बड़ करी है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो मान लिया थोड़ा कैलकुलेटिव है, करो जरा। कई कैसे किया, जरा तरीका बताना जल्दी से बेटा, कैसे किया तुमने? शॉर्ट में कुछ थोड़ा सा चैट में लिख के बताओ कैसे निकाला तुमने ये वाला आंसर। क्या तरीका लगाया बताओ जरा। लाइन की इक्वेशन क्या है? नेट स्लो है तो दिख नहीं रहा। लाइन में पॉइंट लैम्डा की टर्म्स में मान लिया, बिल्कुल ठीक किया तुमने। और फिर तुमने कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। लाइन की इक्वेशन जिन बच्चों को दिख नहीं रही है वो लिख देता हूं दोबारा। y+2/3 इज इक्वल टू z-3/6। चलो फिर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि लाइन पास हो रही है कौन से पॉइंट से? 1, -2, 3 पॉइंट से। इससे 3 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है, तो वो पॉइंट तो मुझे पता है ना कैसे। इसको अगर मैं लैम्डा मान लूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -2, 6 लैम्डा प्लस 3। लैम्डा की वैल्यू निकालने का कोई जुगाड़ दे रखा है क्या? दे रखा है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3 के बराबर, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, प्लस 3 लैम्डा -2 यानी कि 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 और 3 यानी कि 6 लैम्डा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आता है। दिस शुड बी इक्वल टू 3, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये आया 36। 36 प्लस 6 प्लस 4, 4 प्लस 9 प्लस 36 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा तो ये वाला 9 बन गया। ये कितना बन रहा है भैया? 9 और 4 13, तो लैम्डा ये बन गया 49 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू
±3/7 आ रही है, 2 वैल्यू आ रही लैम्डा की, यानी कि 2 पॉइंट आएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ऑब्वियस सी बात है ना कि इस फिक्स पॉइंट से 3 डिस्टेंस पे पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली लैम्डा की 2 वैल्यू आनी थी। और लैम्डा की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आपके पास 2 आंसर आएंगे जो कि मैं आपके सामने लिख देता हूं। 13/7 -5/7 35/7, सॉरी 39/7, 39/7। और दूसरा वाला पॉइंट आएगा 1/7 -23/7 3/7। बहुत मुश्किल सवाल है सर, ये तो पता ही नहीं है ऐसे कैसे कर लिया। मुश्किल है क्या? कितना आसान है, समझ गए क्या? जल्दी से बताना। वेरिएबल पॉइंट सिर्फ लैम्डा की टर्म्स में, भगवान लैम्डा की वैल्यू निकालने का कोई जुगाड़ बता दे। जुगाड़ दे रखा है, डिस्टेंस 3 के बराबर, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ हो तो यस लिखना, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अगर इसको करने का एक और तरीका सुनना हो तो वो भी बता दो कि सर एक और तरीका बता दो। दूसरा तरीका बताऊं या ये वाला क्लियर है? एक और तरीका भी है, चलो एक और तरीका बताता हूं। ये वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है? या इरेज नहीं करता हूं, एक स्लाइड और बना लेते हैं यहीं पे। चलो मेथड 2। मैंने आपको ये बताया था कि अगर लाइन के डीसी डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हों, डायरेक्शन कोसाइन अगर दे रखे हों, तो आर डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना बड़ा ही आसान है। तो अपन एक काम करते हैं, जो डायरेक्शन के डी आर दे रखे हैं 2,3,6, इनको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन में। तो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसको √2² + 3² + 6² यानी कि 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आ गए 2/7, 3/7, 6/7 डायरेक्शन कोसाइन। अब इस लाइन में ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, कौन सा फिक्स्ड पॉइंट है? 1, -2, 3। इससे 3 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना हो तो x1 + r × l, y1 + r × m, z1 + r × n। एक पॉइंट तो ये आ गया। एक पॉइंट इस तरफ भी तो आएगा 3 डिस्टेंस पे, वो पॉइंट कैसे आएगा? x1 - r × l, y1 - r × m, z1 - r × m। इससे करोगे तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। समझ गए क्या? जल्दी बताना। बताओ कौन सा वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा आपको, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लगा या सेकंड वाला मेथड अच्छा लगा? जल्दी से बताना, फिर मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं आपको। मेथड 2, गलती से मैसेज टाइप हो गया, कोई बात नहीं बेटा, वो तो सेकंड वाला मेथड अच्छा है, लेकिन फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करता है, इसलिए अपन ज्यादातर फर्स्ट वाले मेथड के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला मेथड तरीका क्या था? जनरल पॉइंट लेके लैम्डा की वैल्यू निकालना। वो मेथड कई सारे क्वेश्चंस में इस तरह की टेक्निक काम में आएगी, लेकिन ये वाला जो मेथड है सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस में काम में आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से करना, मैं लाइन की इक्वेशन को थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, देखते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो या नहीं करते हो, और आपको बेसिक जो फंडामेंटल है वो क्लियर है कि नहीं है। इसमें एक छोटी सी ध्यान रखने वाली बात है, देखते हैं जरा आपको क्लियर है कि नहीं है। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन तो आती होगी, इस तरह की फॉर्म होती है ना, r = किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, सपोज a, b, c से पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स किसी वेक्टर के पैरेलल है, सपोज p, q, r इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ऐसी फॉर्मेट में इस लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट करके दिखा दो। यानी आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि ये लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि लाइन के डी आर और एक फिक्स पॉइंट निकालना है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे उम्मीद है आधे बच्चे सही करेंगे, आधे बच्चे इसमें गलती करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
मेरी उम्मीदों पे खरे उतरोगे या नहीं उतरोगे, देखते हैं जरा। क्लास 11th के लिए यूज़फुल नहीं है बेटा ये चैप्टर, अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है। ये एक्चुअली क्लास 12th वाला पार्ट है। क्लास 11th में जो 3D ज्योमेट्री का पार्ट है वो हमने आज जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं ना अपन, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 11th वाला पार्ट कवर कर लिया है। पार्ट 2 में जो 12th के पार्ट हैं वो कवर होने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो पार्ट 3, उसमें भी 12th का ही पार्ट आएगा। ओनली रिमूव कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। मेरे को तो ऐसी फॉर्मेट में, ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन लिखी है ऐसी फॉर्मेट में मुझे आंसर बताओ, ऐसी फॉर्मेट में। और सर की स्पेलिंग SER नहीं होती यार, SIR होती है। ओनली रिमूव कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात को। मैं तो कह रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ इस कार्टेशियन फॉर्म को। देखें जरा। निकला क्या, निकला क्या, निकला क्या? कौन कौन बच्चे थे आज? अपूर्व, प्रत्युष, हर्षद, रिंकू, ओम प्रकाश, हर्ष, जवाहर, नियति। निकल रहे हैं क्या आंसर? अरे ट्राई कर रहे हो बैठे वैसे ही? इतना लंबा तो शायद नहीं है ये। चलो मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखना। फिर अगर तुमसे नहीं निकल रहा हो तो ध्यान से देखना। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? R इज इक्वल टू किसी फिक्स्ड पॉइंट, सपोज x1 y1 z1 से पास हो रही हो तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इस फिक्स पॉइंट से पास होती है और लैम्डा टाइम्स इस वेक्टर के पैरेलल होती है। कौन से वेक्टर के? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इसके पैरेलल होती है। तो ये बनती है वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये जो मुझे कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उससे मुझे यही तो निकालना है कि ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है। वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x माइनस x1 होता है ऊपर, यानी x का कोफिशिएंट 1 होता है, डिवाइडेड बाई a। फिर y माइनस y1 होता है, यानी y का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 होता है, डिवाइडेड बाई b। और z माइनस z1 अपॉन c, यानी z का कोफिशिएंट भी 1 होता है। यहां पर देखो ना तो x का कोफिशिएंट 1 है, ना y का 1 है, और ना ही z का 1 है। वो बनाना पड़ेगा हमें। ठीक, तो बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर तरह के क्वेश्चन के लिए ये वाले एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। x का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो मैंने 5 कॉमन निकाला, बचा x माइनस 3/5, डिवाइड में है 7। y का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो मैंने 2 कॉमन निकाला, बचा y प्लस 1, डिवाइड में है 3। z का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो मैंने -2 कॉमन निकाला, अंदर बचा z प्लस हाफ, बना ना -2z माइनस, सॉरी माइनस का हाफ बनेगा। ये प्लस का हाफ नहीं, ये वाला माइनस का हाफ आएगा ना, माइनस का हाफ। और डिवाइड में पड़ा हुआ है 1। अब देखो जरा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुकी है क्या? अभी भी नहीं आई है। x के साथ कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं फिर से लिख रहा हूं इसको x माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई, ये जो 5 है इसको मैं नीचे ले आया, डिवाइडेड बाई 7/5 इज इक्वल टू, ऊपर है y प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इस 2 को भी नीचे ले आया, बन गया 3/2 इज इक्वल टू z माइनस हाफ डिवाइडेड बाई, इस -2 को भी नीचे ले आया तो बन गया -1/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, समझे क्या आप? अब मैं कह सकता हूं कि इसकी वेक्टर इक्वेशन आएगी r इज इक्वल टू, पॉइंट क्या है? पॉइंट है 3/5। देखो ये वाला पॉइंट है 3/5 और यहां वाला पॉइंट क्या है? -1। यहां वाला पॉइंट क्या है? 1/2 प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 7/5, 3/2 और -हाफ। 7/5, 3/2, -हाफ। ये है हमारा फाइनल आंसर। समझे क्या? कुछ बच्चों ने निकाला है लेकिन गड़बड़ निकाला है, गड़बड़ निकाला है। कुछ बच्चों ने गड़बड़ निकाला है। क्या गलती है और क्या करना था हमें, समझ में आया क्या? या दोबारा समझाऊं? जल्दी बोलना।
जल्दी बोलना। समझ में आया हो तो यस लिखना कि क्या गलती कर रहे थे आप लोग, और नहीं समझ में आया हो तो क्या नहीं समझ में आया वो लिखना, मैं दोबारा समझाता हूँ। जल्दी से समझाना तू, समझाना तू, समझाना तू, जल्दी 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 जल्दी। दोबारा बताऊं कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ। रिपीट, चलो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्चुअली लाइन की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जहां पर एक्स वन वाई वन जेड वन तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, और ए कॉमा बी कॉमा सी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इस लाइन को अगर ध्यान से देखोगे ये वाली लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x के साथ मुझे यहाँ पर 5 नहीं चाहिए होता है, x के साथ मुझे 1 चाहिए होता है, यानी x के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं में आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है 5 उसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉमन निकाला, कॉमन निकाला यानी 5 कॉमन निकाला तो बचा x माइनस 3/7, डिवाइड में पड़ा हुआ है 7। तो यहां से भी मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, 2 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा y प्लस 1 डिवाइड में 3। यहां से मुझे z का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो z का कोफिशिएंट -2 है, -2 कॉमन निकाला तो बचा z माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 1। ठीक, अब x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए ना, देखो x माइनस, ऊपर सिर्फ मुझे x माइनस x1 ही चाहिए। तो ये वाला जो 5 है इसको मैं नीचे लाकर 7/5 बना देता हूं, तो बन जाएगा x माइनस 3/7 डिवाइडेड बाई 7/5 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू z माइनस हाफ डिवाइडेड बाई माइनस हाफ। ये इस 2 को भी डिवाइड में ले आया और इस वाले 2 को भी डिवाइड में ले आया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स उस वेक्टर की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइन ट्रेवल कर रही हो। सपोज ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये वाला फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1, और ये वेक्टर यानी डायरेक्शन रेशियोज a कॉमा बी कॉमा सी। तो क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू फिक्स्ड पॉइंट क्या आ रहा है 3/7 कॉमा -1 कॉमा 1/2, 3/7 कॉमा -1 कॉमा 1/2 प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं 7/5 3/2 और माइनस हाफ, 7/5 कॉमा 3/2 और माइनस हाफ। ये ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दिया मैंने, एक्चुअल में ये 3/7 आई कैप -1 जे कैप प्लस हाफ के कैप है। ये तो आप समझ गए होगे ना यार, ये तो समझ गए होगे ना। बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्लियर? जल्दी से बताना। स्क्रीन अगर क्लियर नहीं है तो बेटा आई थिंक तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 करके बताना जरा। इमेज निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और डिस्टेंस निकालना है किसका, इस पॉइंट का इस लाइन से। बिल्कुल वही वाला फंडा काम में आएगा, कौन सा वाला, लैम्डा वाला, लैम्डा वाला फंडा काम में आएगा। क्या हो गया, ये अपने आप आगे क्यों खिसक रहा है? चलो, कोई बटन दब गया था, अपने आप आगे खिसक रहा था। अब इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देख लेना, इसमें z का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में जो ट्रिक बताई थी मैंने वो ट्रिक अपना लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। समझ रहे हो बात को? इक्वेशन अगर क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, x माइनस 15/3 इक्वल टू y माइनस 29/8 इक्वल टू माइनस z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5।
कोई भी एक पार्ट निकाल दो, या तो इमेज निकाल दो, या डिस्टेंस निकाल दो, या फुट और परपेंडिकुलर निकाल दो, बाकी पार्ट तो आराम से निकल ही जाएंगे। 9,13,15 ये क्या निकाला है बेटा? इमेज निकाल लिया, फुट और परपेंडिकुलर निकाला है। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, सही निकाला है बिल्कुल, केई ने बिल्कुल सही निकाला है। चलो करें सॉल्व, या और टाइम चाहिए? एक पार्ट निकल गया फिर तो सारे आ ही जाएंगे। करें क्या सॉल्व? चलो टाइम लग रहा है, हमें थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, पहली बात तो ध्यान देने की कि यहाँ पर -z+5 है, यानी कि हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी x - 15/3 इक्वल टू y - 29/8, और ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया z - 5, और डिवाइड में आया -5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो क्या रहा है कि इस लाइन में कहीं कोई पॉइंट है, मतलब दूसरा कोई पॉइंट है 5,7,3, वहां से डाला गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो बोलता है ये फुट और परपेंडिकुलर निकाल दो, और इस पॉइंट की यानी P पॉइंट की इमेज यानी P' निकाल दो। इमेज निकालना तो बड़ा आसान है, अगर हमने फुट और परपेंडिकुलर निकाल लिया तो फुट और परपेंडिकुलर ध्यान है क्या? मुझे ध्यान है ना यार। कैसे? इसको इक्वल टू लैम्डा किया, तो x की वैल्यू आ रही है 3 लैम्डा प्लस 15, y की वैल्यू आ रही है 8 लैम्डा प्लस 29, और z की वैल्यू आ रही है 5 - 5 लैम्डा। तो ये वाला पॉइंट तो मुझे ध्यान है। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29, 5 - 5 लैम्डा। ये पॉइंट तो मुझे ध्यान है। बस लैम्डा ही तो चाहिए मुझे, लैम्डा ही तो चाहिए। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई जुगाड़ है क्या? देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये वाली जो लाइन थी ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट क्या है? 15, 29, 5। तो ये वाला पॉइंट है 15, 29, 5। ठीक है। अब जो 90 डिग्री एंगल दे रखा है उसका इस्तेमाल कैसे करूंगा मैं कहूंगा ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये वाला वेक्टर यानी कि लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर, लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर यानी कि उसके डायरेक्शन रेशियोज ले लो। क्या है डायरेक्शन रेशियोज? 3, 8 और -5। तो लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर है 3, 8, -5। ये वाला वेक्टर, ये इसको सपोज मैं क्यू पॉइंट मानता हूं, तो पी क्यू वेक्टर में निकालने जा रहा हूं। कैसे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 3 लैम्डा प्लस 15 में से 5 माइनस किया तो बन गया 3 लैम्डा प्लस 10, 8 लैम्डा प्लस 29 में से 7 माइनस किया तो बन गया 8 लैम्डा प्लस 22, और 5 - 5 लैम्डा में से 3 माइनस किया तो बन गया 2 - 5 लैम्डा। और ये जो पी क्यू वैक्टर था इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं अगर मैं इसके साथ, किसके साथ? 3, 8, -5 के साथ, तो वो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल है। अगले पेज पे कर लेते हैं। तो 3 लैम्डा प्लस 10 इंटू 3 लैम्डा प्लस 10 इंटू 3, और क्या है? 8 लैम्डा प्लस 2 इंटू 8, प्लस में 8 लैम्डा प्लस 22, और मल्टीप्लाई में है 8, और क्या है भैया? 2 - 5 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय -5, तो -5 के साथ है 2 - 5 लैम्डा, 2 - 5 लैम्डा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। कौन सा वेक्टर? एक तो लाइन की डायरेक्शन वाला वेक्टर, और ये पी क्यू वेक्टर जो मैंने निकाला है, वेयर पी तो वो वाला पॉइंट है जिसकी इमेज निकालनी है, और क्यू वो वाला पॉइंट है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सॉल्व करते हैं जरा। तो बना 9 लैम्डा प्लस 30, यहां से आया 64 लैम्डा प्लस 176 आ रहा है क्या? -10 प्लस 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये और ये बन गया 34, और 34 प्लस 64 यानी कि 98 लैम्डा, प्लस ये और ये बन गया 20, तो प्लस में आया 196 इज इक्वल टू 0।
यानी कि लैम्डा की वैल्यू शायद -2 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू जो -2 है उसको यहां पुट कर दूं ना, यहां पर ये इस पूरे में पुट कर दूं तो मुझे क्यू पॉइंट मिल जाएगा। क्यू कौन है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्यू पॉइंट निकालने जा रहे हैं अपन। क्यू पॉइंट जो था अपना 3 लैम्डा प्लस 15, 3 लैम्डा प्लस 15 कॉमा 8 8 लैम्डा प्लस 29 कॉमा 5 माइनस 5 लैम्डा। इसमें अगर मैं लैम्डा की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो क्या बन गया ये? 15 माइनस 6 यानी कि 9 कॉमा -2 पुट किया तो 29 माइनस 16 यानी कि 13 कॉमा यहाँ पे -2 पुट किया तो यानी कि 15। ये निकल के आया अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जल्दी से बताना चैट में, समझ गए कि नहीं समझे? कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन और कोई तरीका नहीं है, ये लैम्डा वाला एकमात्र तरीका है। अब सोचो इमेज निकालनी हो तो इमेज निकालना तो बड़ा आसान है। फॉर फाइंडिंग इमेज क्या यूज कर लूं? यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। पी और क्यू दोनों पॉइंट आ चुके हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है बस। रिपीट प्लीज। कौन सा वाला पार्ट रिपीट यार? बहुत लंबा क्वेश्चन है यार। कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया? चलो मैं एक बार तुम्हें प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, कैलकुलेशन दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर तो, ठीक है? प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सेकेंड, प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखना, क्या लाइन दे रखी थी अपन को जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट क्या आ रहा था? वो पॉइंट आ रहा था 15, 29, 5। और लाइन की डी आर दे रखे हैं, यानी कि लाइन के पैरेलल वेक्टर दे रखा है जो कि आ रहा था 3, 8, -5। कोई पॉइंट पी दे रखा था हमें जो कि था 5, 7, 3। यहां से हमें इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। तो अपन ने इस पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड किया था, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये तो जानते ही हो। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि ये पॉइंट अगर क्यू है तो पी क्यू वैक्टर, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, यानी कि इसका डॉट 3, 8, -5 के साथ शुड बी इक्वल टू 0। वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकली। लैम्डा की वैल्यू निकली तो क्यू पॉइंट आ गया। क्यू पॉइंट आया तो जो पी डैश पॉइंट निकालना है, पी डैश को अगर आप कुछ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा मान लोगे तो पी और पी डैश का मिड पॉइंट है कौन? क्यू पॉइंट। तो वहां से पी डैश पॉइंट भी निकल जाएगा। और पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट भी निकल जाएगा। अब क्लियर हो गया क्या? बताना फटाफट से, क्लियर हुआ? आप तो तरीका बता दिया मैंने, कैलकुलेशन पूरी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। जल्दी से बताना। ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ऐसा लीनियर फॉर्मेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, 3 डायमेंशन में 3 वेरिएबल हैं x, y और z, ऐसा अगर दिखे तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ ऐसा लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 तो 2D ज्योमेट्री में ये एक लाइन होती थी। 2D ज्योमेट्री में एक लाइन होती थी। 3D ज्योमेट्री में देखोगे तो ये एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरल इक्वेशन क्या है प्लेन की? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि सवाल किस तरह का आएगा। सवाल इस तरह का आएगा कि हमें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन निकालनी होगी पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड हैविंग फिक्स्ड नॉर्मल। क्या कह रहा है ये कह रहा है, चलो मैं ऐसे बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट्स है, इस पॉइंट से पास होने वाले कितने प्लेन हैं, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट प्लेन्स है ना। किधर भी प्लेन को घुमा दो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे। लेकिन अगर इस प्लेन की डायरेक्शन में फिक्स कर दूं, डायरेक्शन को कैसे फिक्स करूंगा? इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वेक्टर मुझे पता चल जाए, सपोज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जिसको मैं ए कॉमा बी कॉमा सी कहने वाला हूं। ठीक, अगर नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर पता चल गया तो बेसिकली प्लेन की डायरेक्शन फिक्स हो गई। ये नॉर्मल है तो अब तो प्लेन की डायरेक्शन फिक्स हो गई।
अब जो प्लेन इधर उधर घूम रहा था इस पॉइंट से फिक्स पास होता हुआ, उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई और एक पॉइंट से पास होने वाला वो भी फिक्स हो गया, यानी कि प्लेन फिक्स हो गया है। तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो हमें दे रखा है कि कोई फिक्स्ड पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, और आर कोई वेरिएबल पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर। तो इस वेरिएबल पॉइंट यानी आर की कोई रिलेशन निकाल लूं, वही तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो आर का रिलेशन कैसे निकालूंगा मैं? ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या आएगा? ये वेक्टर आएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बात तो समझते हो। इसका इस नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो मैंने लिखा आर माइनस ए डॉट एन, दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। ऐसा लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है। ठीक, ये आर तो पोजीशन वेक्टर है किसी वेरिएबल पॉइंट का। एन क्या है? एन है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। और ए वेक्टर कौन है? ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर किसका? किसी एक फिक्स्ड पॉइंट का। समझ गए हो तो जल्दी से हाँ लिखना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये वाला पार्ट? वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। क्लियर है क्या? जल्दी बताना। अंडरस्टूड, ठीक है। अब बात करते हैं जरा कार्टेशियन फॉर्म की। तो जो मेरी फॉर्मेट निकल के आई थी आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। सपोज ये एन वेक्टर मुझे दे रखा है, मान लो एन वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये फिक्स पॉइंट, इसको ए ना मानकर इस फिक्स पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी कॉमा या x1 y1 z1 मान लेते हैं। चलो x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और r वेक्टर यानी वेरिएबल पॉइंट, तो उसको पॉइंट को मान लिया मैंने x कॉमा y कॉमा z। क्या कर रहा हूं मैं वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो वेक्टर फॉर्म में जहां पर r वेक्टर एक वेरिएबल वेक्टर था, वो कार्टेशियन फॉर्म में x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बन जाएगा। तो r और n का डॉट करोगे तो क्या आ रहा है? इसका डॉट आ रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, दिस इज इक्वल टू, इस a वेक्टर का और इसका डॉट करोगे तो क्या आ रहा है? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। दोनों को एक तरफ ले जाओ तो a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस b टाइम्स y माइनस वाई वन प्लस c टाइम्स z माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये बेसिकली एक प्लेन की इक्वेशन है। कैसे प्लेन की इक्वेशन? जिसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर है a कॉमा बी कॉमा सी, और ये प्लेन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। कौन से फिक्स्ड पॉइंट से? x1 कॉमा y1 कॉमा z1। समझ गए क्या? जल्दी बताना, समझ गए? तो कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, दोनों तरीके से क्वेश्चन में आपके सामने प्लेन लिखा हुआ हो सकता है। आपको दोनों फॉर्मेट में समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि x इक्वल टू जीरो, जब 2D ज्योमेट्री में बात करते थे तो x इक्वल टू जीरो वाज ए स्ट्रेट लाइन। कौन सी वाली? y एक्सिस। जब 2D ज्योमेट्री में बात करेंगे, 2D ज्योमेट्री में बात करेंगे तो ये x इक्वल टू जीरो वाली लाइन है। लेकिन 3D ज्योमेट्री में अगर आप x इक्वल टू जीरो लिखोगे तो वो अब लाइन नहीं बचेगी, वो प्लेन बन जाएगा। कौन सा वाला प्लेन? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। इसको चाहो तो बिल्कुल पीछे तक ले जाओ, यानी कि YZ प्लेन बन जाएगा। x की वैल्यू जीरो ही, तो YZ प्लेन पे जितने भी पॉइंट है उसमें x इधर है माइनस x इधर है, यानी x की वैल्यू जीरो आ रही है। तो x इक्वल टू जीरो बेसिकली YZ प्लेन की इक्वेशन है। सिमिलरली y इक्वल टू जीरो XZ प्लेन की इक्वेशन और z इक्वल टू जीरो XY प्लेन की इक्वेशन। ये तो क्लियर है। काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन एट ए डिस्टेंस c इज z इज इक्वल टू c। क्या कह रहा है ये देखना। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस, ये XY प्लेन है ना। इसी के पैरेलल में एक और प्लेन अगर हो इस तरह का जो कि c डिस्टेंस पे हो, तो डायरेक्टली इस प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू c। हो सकता है पीछे की तरफ भी c डिस्टेंस पे एक और प्लेन आ जाए, पीछे भी एक और प्लेन आ जाए, तो इस वाले की इक्वेशन z इक्वल टू माइनस सी। इन द सेम वे x इक्वल टू सी, x इक्वल टू माइनस सी और y इक्वल टू सी और y इक्वल टू माइनस सी। समझा क्या राजू तू? राम कहता है, श्याम कहता है नाम नहीं लेने का। समझा क्या? जल्दी से बताना भैया।
ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ें फिर। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यस 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 यस। और सबको समझ में आया? सबको आ रहा ना समझ में? मस्त समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी तो मैंने क्या कहा था? अभी तो मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल, यानी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। अब मैं क्या कह रहा हूं? प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ ए इज इक्वल टू 0 द प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो जरा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी इक्वल टू 0, ये 2 डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें अगर ए वाला पार्ट 0 हो जाए तो बनता है बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन को जब बनाते हो तो ये y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, यानी ऐसी कोई लाइन आती है y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है। इन द सेम वे अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इस प्लेन में अगर आप x का कोफिशिएंट 0 कर दोगे तो बचा हुआ जो प्लेन है वो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो यही कहानी कही अपन ने कि अगर a 0 होता है तो ये जो प्लेन बचा ये x एक्सिस के पैरेलल है। इन द सेम वे अगर आप y एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो y वाला पार्ट 0 कर दो, z एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो z का कोफिशिएंट 0 कर दो, यानी कि ax प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये तो प्लेन बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, और इसमें z का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि ये प्लेन है पैरेलल टू z एक्सिस। समझ गए हो तो फटाफट से यस लिखना, आगे बढ़े हैं। छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल, लेकिन हाँ समझनी तो पड़ती है, ध्यान तो रखनी पड़ती है। कल को ऐसी प्लेन की इक्वेशन सामने आ जाए तो अपन इंटरप्रेट कैसे कर पाएंगे कि ये प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, आगे बढ़ो फिर। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। 2D ज्योमेट्री में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 तो बड़ा आसान होता है कि ये कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बना रही है और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बना रही है। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूंगा तो 3 डायमेंशन में एक प्लेन दिखाई देगा। सपोज ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन दिख रहा है क्या? पहचान पा रहे हो? प्लेन बनाया तो मैंने ट्राइंगुलर शेप का है, लेकिन ये प्लेन है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो z इक्वल टू माइनस सी, हाउ? अभी बताता हूँ। तो ये प्लेन अगर x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बना रहा है और z एक्सिस पे c इंटरसेप्ट बना रहा है, तो डायरेक्टली इसकी इक्वेशन इसकी जैसी ही बनेगी। क्या बनेगी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। समझ गए क्या? जल्दी बताना। z इक्वल टू माइनस सी अब एक्सप्लेन करता हूं, ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? बताना यस और नो। बड़ी काम की चीज है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, वैसे ही है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। क्लियर है? z इक्वल टू सी वाला पार्ट बेटा मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये वाला प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसके पैरेलल अगर कोई और प्लेन हो, ये वाला जो कि ओरिजिन से c डिस्टेंस पे है, तो इस प्लेन की इक्वेशन आएगी z इक्वल टू सी। अगर ये z इक्वल टू माइनस सी होता, सपोज आपके सामने ऐसा लिखा हो z इक्वल टू माइनस 1, यानी कि ये पीछे की डायरेक्शन में एक प्लेन बनता है, ऐसा पीछे की डायरेक्शन में एक प्लेन ऐसा बनता जो कि माइनस जेड एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा होता। इसकी वैल्यू आती z इक्वल टू माइनस सी टाइप की, या सपोज z इक्वल टू माइनस 1, यानी कि जो x और y एक्सिस है, x और y एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उसमें नेगेटिव साइड में चले जाओ, z डायरेक्शन में अंदर की तरफ चले जाओ, 1 डिस्टेंस अंदर जाओगे तो z इक्वल टू माइनस 1 टाइप का प्लेन बन जाएगा। क्लियर? नहीं, टेट्राहेड्रन अभी अगर आप इस ओरिजिन को इंक्लूड करोगे तो टेट्राहेड्रन है, लेकिन फिलहाल मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्लेन की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने दिखाया आपको ट्राइंगुलर शेप का, लेकिन ये ट्राइंगुलर शेप का है नहीं, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ट्राइंगल क्यों बनाया? सिर्फ मैंने इसलिए बनाया ताकि दिखाई दे कि x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को कहां पर काट रहा है। क्लियर है? चलो करो फिर जरा क्वेश्चन नंबर 4। जिनको क्लियर हो क्वेश्चन नंबर 4 करना, जिनको क्लियर नहीं हो फटाफट से डाउट पूछ लेना, जो भी डाउट हो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। मैं आपको जब बता दूं
कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरा ये कि उसके नॉर्मल के dr क्या है। जानते हो आप ये बात, लेकिन यूज नहीं करते हो समझदारी से। निकला कुछ निकला, 6x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया किया, वेल डन यार, बहुत बढ़िया, जल्दी निकाला। कैसे निकाला बता दो जरा, क्या तरीका लगाया, जल्दी से बताना क्या तरीका लगाया। एएस का भी सही आया है, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या मेथड लगाया बताओ जरा। अपना नाम भी लिख दो साथ में। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू के एएस, यू ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू। तुमने बड़ा जल्दी आंसर निकाला, शाबाश। टू पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर लिखा और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो किया। ठीक है, आयुष्मान ने भी सही जवाब निकाल लिया, वेल डन आयुष्मान। चलो, डिटर्मिनेंट यूज किया। चलो, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बहुत सारे तरीके हैं। जो ईजिएस्ट तरीका है, मतलब ईजिएस्ट इन द फॉर्म की जो सोचने में ईजिएस्ट है, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सोचने में ईजिएस्ट क्या है कि देखो, मैंने आपको क्या कहा कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए और नॉर्मल के dr चाहिए। नॉर्मल के dr यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मिल जाए। प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैं ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस कर दूं तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ये बात समझ में आएगा, जल्दी से लिखना, समझे ना। तो ए बी वेक्टर क्या आ रहा है, ए बी वेक्टर आ रहा है 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 माइनस 0 यानी कि 3, 4 माइनस 1 यानी कि 3। और ए सी वेक्टर क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 और 1, इन दोनों का कर देते हैं अपन क्रॉस। क्रॉस किया तो आई जे के 1 3 3 0 माइनस 1 1 आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो आई के साथ क्या आ रहा है, 3 प्लस 3 यानी कि 6, माइनस जे के साथ क्या आ रहा है 1, प्लस के साथ क्या आ रहा है माइनस 1। तो नॉर्मल वेक्टर मुझे बड़ा आराम से मिल गया, 6 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1। नॉर्मल वेक्टर अगर मिल गया तो प्लेन की इक्वेशन तो पता चल गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 में ए बी और सी तो मुझे मिल चुका है। क्या मिल चुका है, 6 माइनस 1 और माइनस 1। तो 6x माइनस वाई माइनस जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, क्रॉस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बात समझते हो ना कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, उसमें ए कॉमा बी कॉमा सी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन होती है। तो 6 माइनस वन आया तो प्लेन तो निकल गया, 6x माइनस वाई माइनस जेड प्लस डी इक्वल टू 0। भगवान डी की वैल्यू बता दे कहीं से, बता तो रखी भगवान ने क्या, कि ये प्लेन 1,0,1 से पास हो रहा है तो इस प्लेन को यहां पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या बन रहा है, 6 माइनस 0 माइनस 1 प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू आ गई -5, पुट कर दो यहाँ पे। तो 6x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हार्डली 1 मिनट लगेगा, क्वेश्चन का आंसर खटाक से आ जाएगा। समझ गए क्या, जल्दी बताना, समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्लो चल रहे हैं आज अपन, कुछ और भी चीजें कवर करनी है, जल्दी करना। क्लियर है।
तो जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने को बोले कार्टेशियन फॉर्म में चाहे वेक्टर फॉर्म में, आपके दिमाग में दो ही चीजें आनी चाहिए। एक तो मुझे नॉर्मल की डायरेक्शन चाहिए, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई वेक्टर चाहिए, और एक कोई पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा हो। क्लियर एकदम। करो जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर थोड़ा दिमाग से करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट देता हूं। यूज, दो हिंट। यूज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। यस यस यस, निकालो जरा। एक्स अपॉन 3p प्लस वाई अपॉन 3q प्लस जेड अपॉन 3r=1। के, बहुत बढ़िया यार। के तुम्हारा नाम भूल गया मैं यार। इफ यू आर कंफर्टेबल कैन यू शेयर योर नेम। के ने आज सभी क्वेश्चंस के सही जवाब निकाले हैं, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। तुमने शायद पहले अपना नाम लिखा था, मुझसे मिस हो गया है शायद। के तुम्हारा नाम क्या है बेटा? केवल, केवल। वेल डन केवल, वेल डन, बहुत बढ़िया। सही जवाब निकाला तुमने और बड़ा जल्दी निकाला। चलो करो एक्सप्लेन। ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये। जैसा मैंने डायग्राम बनाया था ना आपके सामने इंटरसेप्ट फॉर्म बताते टाइम, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बना लो कि कोई प्लेन है जो कि, हाँ 2-3 का और निकल गया है, बढ़िया नहीं बना यार, अच्छा नहीं बना। कोई प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंटों पे काट रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। किन पॉइंटों पे काट रहा है? ए, बी और सी पे काट रहा है। तो सपोज ये वाला अगर प्लेन है तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। मुझे ध्यान है कि ये जो ए पॉइंट है ये कुछ a,0,0 टाइप का आएगा, और जो बी पॉइंट है वो कुछ 0,b,0 टाइप का आएगा, और जो सी पॉइंट है वो 0,0,c टाइप का आएगा। तो जानता हूं ना मैं। और ऐसा अगर आएगा तो मुझे पता है कि प्लेन की इक्वेशन बड़े आराम से x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 आ जाएगी। कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी का जो सेंट्रॉइड है, मेरे हिसाब से सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यानी कि a/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 यानी कि b/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3 यानी कि c/3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंट्रॉइड बेसिकली p, q, r है। तो मुझे पता चल गया ना कि a की वैल्यू 3p है, b की वैल्यू 3q है और c की वैल्यू 3r है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन गई मेरी? डाल दो यहां पर। वो बन गई x अपॉन 3p प्लस वाई अपॉन 3q प्लस z अपॉन 3r इज इक्वल टू 1। समझ गए क्या? ये हमने यूज करी है कौन सी वाली फॉर्मेट? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर इसको आप नॉर्मल और पॉइंट वाले तरीके से करने जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा, आंसर भी सेम आएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। इसकी वजह अगर आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन यूज करी तो आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। याद करो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करते टाइम भी मैंने आपको ये समझाया था कि डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन अगर आपने सही वाली फॉर्मेट यूज कर ली तो सवाल जल्दी हो जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज करनी है, आपने जनरल फॉर्म ऑफ लाइन यूज कर ली तो सवाल हो तो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। इन द सेम वे ये वाला क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन से जल्दी हो जाएगा। गॉट इट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1, 2, 3 टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर a, b, c फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, बी एंड सी। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, बड़े आराम से आंसर आएगा इसका, बड़ा सिंपल सा आएगा।
करो 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 करो। नहीं निकल रहा, केवल निकला क्या तुम्हारा बेटा? केवल, नियति, आयुष्मान, किसी का भी निकला हो, बहुत ही आसान है। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। चलो कुछ 6x प्लस सिंपल फॉर्मेट भी बना देता ना यार, सिंपल फॉर्मेट बना देता, इंटरसेट फॉर्म में बनाता, ज़्यादा बढ़िया दिखता। देखो जैसे आरटी ने बनाया है, एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस जेड बाई थ्री इक्वल टू वन। सिंपल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है, चलो अगर 2D में अगर बात करता मैं, 2D में अगर कोई पॉइंट होता 1,2, वहां से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1,0 आता। इन द सेम वे अगर मैं 3D में बात करूं, 3D में अगर कोई पॉइंट है, कौन सा, 1,2,3, वहां से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर डालूंगा पॉइंट, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, 1,0,0 आ जाएगा। वहां से अगर मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,2,0 आ जाएगा। वहां से अगर मैं जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,0,3। अब सवाल में क्या कह रहा है कि सपोज ये वाला पॉइंट ए होता, ये वाला पॉइंट बी होता, ये वाला पॉइंट सी होता, तो ए बी और सी से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बता दो। बिल्कुल पिछले वाले जैसे तो हो गया क्या, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, यानी कि एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन टू प्लस जेड अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन। आ गया आंसर। कितना आंसर आया, कितना सिंपल और कितना जल्दी आंसर आया, समझ गए? केवल टाइप कर रहा था, ये तो सिंपल सा आंसर था यार। ये टाइप करने में तो जितनी देर में तुमने लिखा कि सर 1 मिनट में टाइप कर रहा हूं, उतनी देर में तो आंसर ही टाइप हो जाता है यार। क्लियर हुआ क्या? बोलो बोलो बोलो, मुश्किल था क्या सवाल? मुश्किल नहीं था, बस आपको पहचानना था कि अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लूंगा तो थोड़ा सवाल जल्दी हो जाएगा। क्लियर, बढ़े आगे? यस यस यस। और बाकी बच्चे, कभी भी कोई दिक्कत आए तुरंत लिख देना कि सर एक बार दोबारा बताओ, या ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, या थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जानते हो क्या एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालते हैं? सपोज ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल ये वाला हो गया। अगर मैं इसके नॉर्मल वेक्टर यानी n1 वेक्टर और इसके नॉर्मल वेक्टर यानी n2 वेक्टर, इनके बीच में भी एंगल निकाल लूं तो भी तो वो सेम ही आ जाएगा। यानी कि मैं प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने के बजाय मैं इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लूंगा। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर तो हमें इक्वेशन की, प्लेन की इक्वेशन देखते ही पता चल जाता है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, ये दो प्लेन अगर हैं तो इसका नॉर्मल तो आ रहा है 1,1,1 और इसका नॉर्मल आ रहा है 2,3,4। इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, वही प्लेन्स के बीच का एंगल हो जाएगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, वही तो लिखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड और n2 का मॉड। ऐसी होती प्लेन की इक्वेशन, ए एक्स बी वाई सी जेड और ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड। तो वही तो किया मैंने, ऊपर ए डॉट सॉरी ऊपर n1 डॉट n2 की वैल्यू लिख दी है, नीचे n1 का मॉड और n2 का मॉड, वही तो है और कुछ नहीं है, बस उसकी वैल्यू पुट करके दिखाई है आपको। काम की बात, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ, प्लेन्स परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा हो जाए 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाए यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाए जीरो। कॉस थीटा अगर जीरो तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाना चाहिए। तो ये वाला पार्ट अगर जीरो होता है तो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, और पैरेलल कब हो जाएंगे? जब a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी डैश हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो तो यस लिखना, फटाफट से आगे बढ़ूं मैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्लियर है ना? जल्दी बताओ।
एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कर दो जरा फिर ये क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। दो प्लेन दे रखे हैं, उनके परपेंडिकुलर है और एक फिक्स पॉइंट 1 0 -2 से पास हो रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन देखें जरा कौन सही निकालता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। अब एक बात तो क्लियर है कि जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ी है उसकी तो कहीं बात ही नहीं आ रही, कोई एक्स वाई जेड एक्सिस की बात तो कहीं हुई नहीं है। यानी हमें वापस वही सोचना पड़ेगा कि प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन निकाल लूँ, प्लेन के नॉर्मल कोई वेक्टर निकाल लूँ, और पॉइंट तो मुझे दे रखा है, यानी वही वाली फॉर्मेट काम में आएगी। एक नॉर्मल डायरेक्शन और एक पॉइंट, वही वाला जुगाड़ काम में आएगा। तो तुम ये सोचो कि प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा। करो शाबाश। देखते हैं, केवल, आयुष्मान, जवाहर, नियति, एरन, एरन शायद नहीं आया, नमन भी नहीं आया आज। किसका जवाब निकलता है और सही निकलता है और पहली बार में सही निकलता है? टू एक्स माइनस वाई प्लस 3z +4 = 0। बहुत बढ़िया यार, केवल ने दोबारा दोबारा नहीं, शायद तीसरी चौथी या पांचवी या छठी बार सबसे पहले उत्तर निकाला और सही निकाला है। वेल डन केवल। और कोई और किसका आंसर निकला देखते हैं। और किसी का नहीं निकल रहा है। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या है। जो प्लेन है, नया जो प्लेन है, वो इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, यानी उसका जो नॉर्मल होगा वो इसके नॉर्मल और इसके भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? एंगल बिटवीन प्लेन की जब भी बात आए ना, एंगल बिटवीन प्लेन, तुम प्लेन को भूल जाना, तुम नॉर्मल के बीच के एंगल की बात करना। तो जो नया वाला प्लेन है वो अगर नया वाला प्लेन अगर इसके और इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नया वाला नॉर्मल इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो n1 और n2 के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। कैसे निकाल लूं? n1 क्रॉस n2 करके निकाल लूं ना, n1 क्रॉस n2, यानी कि i j k। n1 वेक्टर क्या है? 2 1 -1, 2 1 -1। n2 वेक्टर क्या है? 1 -1 -1, 1 -1 -1। तो निकाल लो। दिस इज इक्वल टू आई कैप टाइम्स, ये बना -1 और -1 -2 माइनस जे कैप टाइम्स, ये बना -2 + 1, -2 + 1 यानी कि -1, और प्लस के कैप टाइम्स ये बना -2 -1 -3। तो जो नया वाला प्लेन था उसके नॉर्मल की डायरेक्शन तो मिल गई मुझे, -2, 1, -3।
तो प्लेन की इक्वेशन मिल गई मुझे, -2x प्लस वाई -3z प्लस डी इक्वल टू 0। डी की वैल्यू निकालने के लिए जुगाड़ दे रखा है कि वो 1,0, -2 से पास हो रहा है, तो इसको पास करा दिया मैंने कहाँ से, 1,0, -2 से पास करा है। तो क्या बन रहा है, 1 पुट किया तो -2, 0 पुट किया तो 0, -2 पुट किया तो प्लस में आया 6, प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू आई -4। डी की वैल्यू अगर -4 में इक्वेशन में पुट करता हूँ तो प्लेन क्या बन रहा है, प्लेन बन रहा है -2x प्लस वाई -3z और डी की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही जवाब था ना। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं बढ़ रहा है। निकल गया, कई बच्चों का निकल गया, लेकिन टाइम लगा, इतना टाइम लगाने वाला था नहीं। आपको बस इतना सोचना था कि n1 और n2 का क्रॉस कर दो तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। वही तो चाहिए मुझे, एक n वेक्टर ऐसा ही तो निकालना था जो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर हो। समझा क्या भैया, समझा कि ना समझा? राजू, श्याम, जो बैठे हैं, क्लियर है क्या? इतना ही सोचना है जब भी प्लेन की इक्वेशन निकालने, इतना ही सोचना है कि एक तो मुझे नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाए और एक मुझे पॉइंट मिल जाए कोई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। एक नई फॉर्म निकल के आई है विच इज लेस यूजफुल, उतना यूज में नहीं आती है लेकिन आ तो सकती है यूज में। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या बोलता है, इफ एन कैप, अब की बार एन नहीं है, एन कैप है। If n cap is a unit vector normal to the plane from the origin and d is the perpendicular distance of plane from the origin, then its vector equation is r dot n cap is equal to d। बहुत ज़्यादा काम में नहीं आने वाली, इसलिए मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको काम की बात बता देता हूँ कि सपोज ये कोई प्लेन था, ये कोई प्लेन था और ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर अगर डाला जाए तो एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है d के बराबर, और एक ये वाला वेक्टर दे रखा है, वेक्टर भी नहीं इनफैक्ट इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो प्लेन की इक्वेशन आती है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। बहुत ज़्यादा काम में नहीं आने वाली है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रहा हूं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन होती थी ना यार, ऐसी कोई लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस p है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो x अपॉन कॉस अल्फा, इस टाइप की इक्वेशन बनती थी जो अपन नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन बोलते थे, लेकिन वो काम नहीं आती थी। इन द सेम वे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन भी बहुत ही रेयरली काम में आती है, इसलिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्टिशियन फॉर्म, इसी की नॉर्मल फॉर्म की कार्टिशियन फॉर्म भी बन सकती है। क्या? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। एल एम एन की बात क्यों आई? क्योंकि पिछली बार यूनिट वेक्टर की बात हो रही थी, तो यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन कोसाइन से ही बनता है ना। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज पी, ओरिजिन से डिस्टेंस, उस प्लेन का डिस्टेंस अगर p है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर आर l, m, n। पिछली बार इसको n कैप बोल दिया था, अब की बार इसको l, m, n बोल दिया। बात तो सेम ही ना यार। उस डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में? ये जो लाल वाला परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो डायरेक्शन कोसाइन से तो बनता है, तो उसको अब की बार l, m, n नाम दे दिया और r की जगह x, y, z डाल दिया और n कैप की जगह l, m, n डाल दिया। तो दोनों का डॉट करोगे तो क्या बन जाएगा? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। यहां पर क्या कहा उसने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p नाम दे दिया है, p नाम दे दिया है, तो बात तो सेम ही है, यहां पर d की जगह p आ जाएगा। क्लियर हो तो यस लिखना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्लियर हो तो यस लिखना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे बढ़े, चलो। अब ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अब की बार क्या दे रखा है अपन को? अपन को ये प्लेन दे रखा है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। उस फिक्स्ड पॉइंट का
पोजीशन वेक्टर दे रखा है अपन को ए वेक्टर, और इसी प्लेन में दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर। कहता है प्लेन की इक्वेशन निकाल दो। कितना आसान है। क्या करूंगा मैं, पॉइंट तो मुझे दे ही रखा है, सिर्फ नॉर्मल ही तो चाहिए। नॉर्मल निकालने के लिए मैं बी और सी को क्रॉस कर दूंगा तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़े आराम से नॉर्मल की वैल्यू निकालूंगा, फिक्स पॉइंट पुट करूंगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी इन द कार्टेशियन फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, कर चुके हैं। एक मतलब दो वेक्टर का क्रॉस करके अपन ने नॉर्मल निकाला, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन इससे मैं कुछ नई बात समझाना चाह रहा हूं। क्या बात समझाना चाह रहा हूं कि देखो ये वाला वेक्टर, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है। तो ये वाला वेक्टर क्या बन गया, ये वाला वेक्टर बन गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी करूं, तो वो जीरो आना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये शुड बी इक्वल टू जीरो को हटा दो और यहां पे इक्वल टू लगा दो। ध्यान से देखो, यही वाली बात तो लिखी हुई है, आर डॉट बी क्रॉस सी यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर बी सी एंड ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ऐसा लिखा हुआ कभी दिख जाए कि ए प्लेन हैज द इक्वेशन दिस, ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आर वेक्टर कॉमा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा सपोज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बॉक्स इक्वल टू में ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए, सपोज जे कैप और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इतना लंबा सारा कभी लिखा हुआ दिख जाए तो देख के घबराना मत कि यार ये क्या है। ये बेसिकली एक प्लेन की इक्वेशन है। अब प्लेन की इक्वेशन ऐसी अगर लिख के दे देगा तो मजा नहीं आ रहा ना। हमें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो टाइप की अच्छी लगती है। तो इस इक्वेशन को देखकर आपको समझना है कि जो बी और सी हैं उनका तो कर देना क्रॉस, तो मिल जाएगा नॉर्मल। और जो अकेला ए दे रखा है वो है फिक्स्ड वाला पॉइंट ए पॉइंट। तो प्लेन की इक्वेशन को आराम से आप इंटरप्रेट कर पाओगे, या उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करनी हुई तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे अगर इस तरह की इक्वेशन लिख के दे दी तो। समझ गए? तो यस लिखना फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। यस 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 यस, और सबको हुआ क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जरा। अब एक और फॉर्मेट दे दी इसने, कौन सी? पैरामीट्रिक फॉर्म। अब की बार क्या किया? अब की बार ये कहा कि ये जो आर माइनस ए वेक्टर था और बी वेक्टर और सी वेक्टर ये कोप्लेनर है। हाउ मच टाइम बेटा? 7 मिनट्स मोर लेफ्ट, 7 मोर मिनट्स लेफ्ट। ओके। तो जब कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एनी वन वेक्टर सपोज सी वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर, या सी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ऐसा कब होगा? जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। तो अब की बार हमने वही वाला इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया कि आर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। Then this r minus a can be written as lambda times b vector plus mu times c vector। सिंप्लीफाई किया तो r की वैल्यू आई a प्लस लैम्डा b प्लस म्यू c। कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को ऐसा लिखा हुआ दिखे तो देख के घबराना मत कि यार ये क्या है। ये बेसिकली एक प्लेन की इक्वेशन है जिसका नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b लिखा होता है तो ये लाइन की इक्वेशन है, प्लस में म्यू टाइम सी आ जाए तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है। कैसे प्लेन की इक्वेशन है? जो कि ए पॉइंट से पास हो रहा है और बी और सी को क्रॉस करने पर मिल जाएगा उसका नॉर्मल वेक्टर। यानी कि ऐसी फॉर्मेट में अगर प्लेन दे दिया आपको तो कार्टेशियन फॉर्म में बड़ा आराम से कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? कि लैम्डा और म्यू के साथ जो वेक्टर है उनको तो कर देना क्रॉस, तो मिल जाएगा नॉर्मल, और जो अकेला वेक्टर लिखा हुआ हो उससे मिल जाएगा फिक्स्ड पॉइंट। तो प्लेन की इक्वेशन को बड़े आराम से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ गए?
तो यस लिखना फटाफट से, एक क्वेश्चन करते हैं अपन जल्दी। यस, ये लो फिर क्वेश्चन करो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, एक लाइन को कंटेन कर रहा है, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। जो मैंने फंडामेंटल समझाए हैं, क्या नॉर्मल की डायरेक्शन चाहिए मुझे, नॉर्मल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तो वो ढूंढ के निकाल लो इसमें कहां कहां है या कैसे निकलेगा। टुमारो ऑल्सो विल हैव क्लास एट द सेम टाइम। मैं भी क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा बेटा, तुम क्लास में बने रहना, लास्ट में आपको बता दूंगा कि अगली क्लासेस का शेड्यूल कहाँ से देखना है, आज की क्लास की डीपीपी कहाँ मिलेगी, आज की क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे, सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। देखते हैं केवल, जवाहर, आयुष्मान, जल्दी आंसर निकाल पाते हो क्या, सही निकाल पाते हो क्या? x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। जवाहर ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। -2x + 3y + z + 2 = 0। ये सही जवाब है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, केवल का सही जवाब आया। चलो टाइम हो चला है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये लाइन लाई कर रही है। लाइन कौन है? लाइन है 2 1 -1 से पास हो रही है, यानी कि 2, 1, -1 से पास हो रही है, और पैरेलल है किसके? 1, 0, 2 के पैरेलल है, 1, 0, 2 के पैरेलल है, ठीक है। और इस प्लेन के पैरेलल एक और लाइन दे रखी है, उस लाइन के पॉइंट से तो मतलब नहीं है, लेकिन उस लाइन के इस वेक्टर से मतलब है, जो कि है 1, 1, -1। समझे? जो ऊपर वाली जो लाइन है ये 1, 1, -1 वेक्टर के पैरेलल है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे नॉर्मल ही तो कम पड़ रहा है, बस पॉइंट तो दे ही रखा है। नॉर्मल कैसे निकालूं? नॉर्मल कैसे निकालूं? एक तो ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, दोनों का क्रॉस कर दोगे तो नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। यानी कि नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं i j k, एक तो ये वाला वेक्टर यानी कि 1 0 2 और 1 1 -1, इनका कर रहा हूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो i कैप के साथ क्या आ रहा है? -2, माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है? -1 -2 यानी कि -3, प्लस के कैप के साथ क्या आ रहा है? 1। तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया मुझे -2, 3, 1। -2, 3, 1 अगर मिल गया है तो प्लेन की इक्वेशन मिल गई मुझे, वो मिल गई -2x + 3y + z, प्लस में कुछ d = 0। d की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट से पास करा दो, 2, 1, -1। कैसे पता चला 2, 1, -1 से पास कर रहा है? ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी की पूरी प्लेन में लाई कर रही है ना, तो ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसी पॉइंट से प्लेन भी पास कर रहा होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, -2x + 3y
प्लस जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इसको पास करा देते हैं अपन 2, 1, -1 से। तो 2 पुट किया तो बन गया -4, 1 पुट किया तो प्लस का 3, -1 पुट किया तो -1 प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आया -5 + 3, तो डी की वैल्यू 2 आ रही है। डी की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो बन गया -2x + 3y + z + 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 2x - 3y - z - 2 इक्वल टू 0, ये निकल गया अपना फाइनल आंसर। समझे कि ना समझे? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए यार, नॉर्मल वेक्टर मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए। तो अब की बार नॉर्मल वेक्टर फिर से हमने क्रॉस करके निकाला है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, दिख रहा है ना, प्लेन में वेक्टर लाई कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर होगा, और ये प्लेन इस वेक्टर के भी पैरेलल है। तो एक काम करो, इस वेक्टर को अगर उठाकर आप प्लेन में ले आओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, तो इसके भी क्रॉस कर दो तो नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर हुआ क्या? बताना जरा। क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल है, प्लेन की इक्वेशन निकालना, लाइन की इक्वेशन निकालना, सारा का सारा जुगाड़ बहुत सिंपल है। सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो dr और एक पॉइंट चाहिए, प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो नॉर्मल के dr और एक पॉइंट चाहिए, बस। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आपको दिक्कत आती है वो वाली चीज। अमेजॉन एकेडमी की वेबसाइट आपको दिख रही होगी। सपोज दिस इज द होम पेज। अगर आप लाइव लेसन्स में जाओगे तो दो तरह के कोर्सेज चल रहे हैं अभी, एक तो क्रैश कोर्स और एक माइक्रो कोर्स। क्रैश कोर्स में एक दिन में एक पूरा चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं, माइक्रो कोर्स में डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में। तो क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स सबका शेड्यूल मिल जाएगा। सपोज आपने केमिस्ट्री पे क्लिक किया तो 9 फरवरी को ये क्लास है, 11 फरवरी को ये क्लास है, 12 फरवरी को ये क्लास है। मैथ्स पे क्लिक किया तो आज शाम को तो नहीं है, कल है ये क्लास शाम को 7 से 8:30 बजे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। माइक्रो कोर्स आज वाला अगर देखोगे तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का पार्ट 2 यानी सेकंड वाला लेक्चर अभी लाइव चल रहा है, अभी अपन ने खत्म नहीं किया है। अगला लेक्चर आएगा 11 फरवरी को विच इज पार्ट 3। इन द सेम वे सर्कल्स कवर होगा, सर्कल्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कवर होगा। तो ये सारा शेड्यूल आपको यहां पर मिल जाएगा, फरवरी का, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी। अगर आप पास्ट लाइव लेसन यानी कि यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको पहले जो लेक्चर हो चुके हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन 3 पार्ट में हुआ, 1 2 3, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का पार्ट 1, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। अगर आप लेसन मटेरियल पे क्लिक करते हैं तो क्लास नोट्स और डीपीपी दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, जो भी नए बच्चे हैं। तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट पे शेड्यूल और प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग, प्रीवियस क्लास के नोट्स, प्रीवियस क्लास की डीपीपी, सब कुछ आपको अवेलेबल है। एनी टाइम एनीवेयर यू कैन एक्सेस ऑल दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने, लेकिन हाँ थोड़े स्लो थे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप लोगों ने आज मिस्टेक कम करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम करी है। सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में करी थी जहाँ पे वो अपन को 3 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट निकालने थे, वहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। उसके अलावा आप लोगों ने आज कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम करी है। आई एम हैप्पी अबाउट इट, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्लास अपनी आज शाम को नहीं है, कल है, कल अपनी इनडेफिनेट इंटीग्रल की क्लास है, और परसों है अपनी इसी की 3rd वाली क्लास। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय 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 बाय।